नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। जैसा आप सभी को पता है, एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वह है मौर्योत्तर काल पर। मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी शासक हुए हैं, चाहे वो शुंग वंश हो, कर्ण वंश, सातवाहन, चेदी, शक हो, कुषाण हो, उन सभी को हम पढ़ेंगे। उनके बारे में इम्पोर्टेंट बिंदुओं को देखेंगे जो आपके सभी स्टेट पीसीएस में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह वीडियो आपका महत्वपूर्ण है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बिना स्किप किए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें पूरा देखें और प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एशियंट हिस्ट्री में आपके 3 टॉपिक और बचे हैं, संगम युग, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। उसके बाद आपका एशियंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, फिर मिडवल और मॉडर्न चलेगा। ठीक है, बहुत जल्द आपकी पॉलिटी की भी क्लासेज स्टार्ट होंगी, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्योत्तर काल में हम 2 प्रकार के शासकों को देख सकते हैं। जैसे मौर्योत्तर काल में जब मौर्य काल के बाद जो युग आया उसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है। तो कुछ देसी शासक थे, कुछ ऐसे वंश के राजा हुए जो देसी थे, हमारे देश के ही थे, जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, चेदी, वाकाटक, इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, और कुछ विदेशी आक्रमण हुए और वहाँ उन लोगों ने हमारे देश पे शासन किया। वे विदेशी शासक कहलाए, जैसे इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, पार्थियन, शक, कुषाण वंश। ठीक है, तो इन्हीं को हम फटाफट पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। तो चलिए देखते हैं। मौर्य समाज के विघटन के पश्चात उत्तरी भारत में मुख्यतः विदेशी आक्रमणकारियों ने तथा दक्षिण भारत में स्थानीय राजवंशों ने लाभ उठाया। देख लीजिए, उत्तरी भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का वर्चस्व रहा और दक्षिण भारत में स्थानीय राजाओं का। ठीक, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, हमने मौर्य काल में बताया आपको। मौर्य काल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पे सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। अंतिम शासक थे बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन था? बृहद्रथ का सेनापति। ठीक है, बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। इस प्रकार से शुंग वंश की स्थापना होती है। अब हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। राजधानी शुंग वंश की क्या रही? पाटलिपुत्र। ठीक है, जिसे विदिशा भी कहते हैं। उज्जैन के निवासी थे। आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि जो शुंग थे वो मूलतः उज्जैन के निवासी थे। ठीक है, शुंग वंश को जानने का कुछ ऐतिहासिक स्रोत है जिसमें साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिनको हम देखेंगे एक एक करके। जैसे धनदेव का अयोध्या अभिलेख। ठीक है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, इस अभिलेख को पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी धनदेव ने लिखवाया था। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा वायु पुराण एवं मत्स्य पुराण से भी हमें शुंग वंश के बारे में पता चलता है और यह पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, हर्षचरित जिसकी रचना बाणभट्ट ने की, इसमें हमें मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की चर्चा की गई है, उनके बारे में पता चलता है और यहीं से हमें पता चलता है कि इन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके सिंहासन पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये हमें पता चलता है। इसके अलावा महाभाष्य पतंजलि का जो कि महाभाष्य है, ये पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग जो हैं उनके राजपुरोहित थे। ठीक है, राजपुरोहित थे पतंजलि, और पतंजलि ने लिखा महाभाष्य और इसमें हमें यवनों के आक्रमण के बारे में पता चलता है। यवनों का आक्रमण हुआ था, तो यवनों का आक्रमण जो हुआ उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा गार्गी संहिता से भी हमें यवन आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यह एक प्रकार का ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का नाटक है। इसमें
शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। दिव्योदान, इसमें शुंग जो पुष्यमित्र शुंग थे उनको अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। इसमें कहा गया कि अशोक के 84,000 स्तूपों को इसने तोड़ दिया था। ठीक है, चलिए। हेलियोडोरस का वेश नगर लेख, यहाँ से हमें पता चलता है, यह जो पहली बात तो हेलियोडोरस का वेश नगर लेख जो है यह यमन राजदूत हेलियोडोरस का है, जो गरुण स्तंभ के ऊपर खुदा है। किसके ऊपर? गरुण स्तंभ के। ठीक, इसमें भागवत धर्म की लोकप्रियता का भी पता चलता है। इसके अलावा भरहुत का लेख है। भरहुत का लेख यहाँ पे हमने नहीं दिया है। भरहुत का लेख, इससे भी हमें शुंगकालीन जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरुतुंग की थेरावली और मनुस्मृति से भी हमें शुंगकालीन जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। चलिए अब हम शुंगकालीन प्रमुख शासकों को देखेंगे। प्रमुख शासकों की बात करें तो सब सर्वप्रथम आते हैं पुष्यमित्र शुंग, जिनका समय है 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के सेनापति थे। ये सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं शासक हुए शुंगकालीन। अयोध्याभिलेख से पता चलता है कि पतंजलि उनके दरबार में राज पुरोहित थे। ठीक है, और पतंजलि ने हमने बताया कि महाभाष्य की रचना की, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर को आधार बनाकर इन्होंने लिखा था। इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? यवनों का भारत पर आक्रमण। यमन विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। ये हमने आपको भी बताया था। अयोध्या अभिलेख हमने बताया पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल थे या उनके उत्तराधिकारी धनदेव। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। धार्मिक नीति इनकी सहिष्णुपूर्व थी, लेकिन बौद्ध ग्रंथ इनको बौद्धों का घोर शत्रु बताते हैं। जैसे कि हमने बताया अभी कि 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला इनको कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ दिव्योदान में। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ यहाँ उल्लेख भी करते हैं कि इन्होंने पाटलिपुत्र में ही कहीं पे स्थित है कुक्कुटाराम विहार को 3 बार इन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। उसके बाद ये साकल पहुँचे और उन्होंने घोषणा की कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर ला के देगा, मैं उसको 100 दिनार दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान रखें यहाँ कि पुष्यमित्र शुंग इतना असहिष्णु होता तो वहाँ सांची भरूत स्तूप का पुनर्निर्माण भी संभव नहीं था, जबकि ऐसा हुआ और पुष्यमित्र के शुंग के समय में ही सांची के स्तूप का आकार दुगना कराया गया। ठीक है, तो कुछ किंवदंतियाँ हैं और कुछ सच्चाई रही होगी, ऐसा मान के चलिए। तो यह तो बातें थी। और एक और बिंदु है खारवेल से युद्ध। ठीक है, खारवेल से इसका युद्ध हुआ पुष्यमित्र शुंग का, जहाँ पे इसको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, हार का सामना करना पड़ा था। कलिंग का राजा था खारवेल। ठीक है, कलिंग का राजा था खारवेल, और इसने मगध पर आक्रमण करके पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। और यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से। चलिए, विदर्भ विजय। विदर्भ पर इन्होंने विजय प्राप्त की। विदर्भ जिसे बरार भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ का शासक था यज्ञसेन। यहाँ का शासक कौन था? यज्ञसेन। और यज्ञसेन को जो है शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र के आदेश पर अग्निमित्र ने इस पर आक्रमण किया और इसको परास्त करके इसको मगध में मिला लिया था। तो इस प्रकार हमने पुष्यमित्र शुंग के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। अब हम इसके अगले शासक देखेंगे अग्निमित्र शुंग। ठीक है, अग्निमित्र शुंग के बारे में बात करें तो अग्निमित्र शुंग कौन था? पुष्यमित्र शुंग का
पुत्र, ठीक है, इसका पुत्र था। और इसके बाद वह शासक बना, साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। यह इस वंश का 9वां शासक था, ठीक है। पुष्यमित्र के शासन काल में ही अग्निमित्र विदिशा का उपराजा बनाया गया था। कालिदास के का एक ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम, उनका नाटक है, उसमें अग्निमित्र, मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका, अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। किसमें? कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम, उन्हीं के नाम पर ये बना भी है, ठीक है। चलिए, इसका नाटक का नामकरण भी किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अंतिम शुंग शासक देवभूति था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके अमात्य वासुदेव ने कर दी और कर्ण वंश की स्थापना की। इस प्रकार कर्ण वंश की स्थापना होती है। अग्निमित्र के पश्चात कई और राजा हुए, लेकिन उनका उतना महत्व नहीं था। अंतिम राजा देवभूति था, ठीक है। देवभूति अंतिम शासक था। चलिए, एक और राजा हुआ था शुंग वंश का, भागवत, नाम याद रखिएगा, भागवत या इसको भागभद्र भी कहा जाता है। इसी के समय इसने भागवत धर्म ग्रहण किया और विदिशा बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करके भगवान विष्णु की पूजा की थी। किसने? भागवत, ठीक है। भागवत के बाद ही देवभूति राजा बना था। तो देवभूति से जस्ट पहले जो शासक था भागवत, उसने भागवत धर्म को अपनाया और भगवान विष्णु की पूजा की और विदिशा बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की भी स्थापना की थी। चलिए, इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने आपको बताई। कुछ और बातें हैं, जैसे शुंग काल में संस्कृत भाषा और ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहें, इस काल में पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति लिखा गया। मनुस्मृति की हम बात करें अगर, तो इसमें 1000 ईसा पूर्व से लेकर 2 शताब्दी तक इसका समय काल माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह स्मृति जो है शुंग काल में आकर पूर्ण हुई थी। यह पूर्णतः हिंदू विषयक ग्रंथ है, इसे मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं, ठीक। मनुस्मृति के कई टीकाकार हुए, मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट, गोविंदराज। तो मनुस्मृति यहाँ हमने बता दिया, छोटा छोटा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मनुस्मृति के बारे में आप सभी जानते रहिएगा, क्योंकि यहाँ आके समाप्त हुई थी इस वजह से। मनु ने 7 प्रकार के दास बताए, ठीक है। पुत्रों को पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सेदार माना। तलाक एवं विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी है इसने। 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख भी किया है इसने, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। शुंगकालीन कला की बात करें हम, तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ, जो कि हमने बताया भी, भागभद्र या फिर भागवत ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अलावा भाजा का चैत्य एवं विहार, यह भी निर्मित हुआ इसी समय में ही। इसके अलावा अजंता का 9वां चैत्य मंदिर बना। नासिक एवं कार्ले के चैत्यों का निर्माण हुआ। मथुरा के अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां भी निर्मित हुई हैं शुंगकालीन, अगर हम देखें तो, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कर्णवंश। कर्णवंश का समय काल देखें तो 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व। कर्णवंश में कुल 4 शासक हुए, ठीक है। वसुदेव, जिन्होंने जो इसके संस्थापक थे, ठीक है। उनके बाद आते हैं भूमिमित्र, फिर नारायण और सुशर्मन, या फिर इनको सुशर्मा भी कहा जाता है, ठीक। इन्होंने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मार करके राजा बने थे, गद्दी हड़पी थी, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया
उनके बाद भूमिमित्र, फिर नारायण, फिर सुशर्मा आते हैं। अंतिम शासक सुशर्मा थे, जिनकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने की और फिर उन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की। पुराणों में कण्व वंश के शासकों को शुंग भृत्य कहा गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। शुंग भृत्य, यहाँ पे ये ऐसे है, शुंग भृत्य, ये मिसप्रिंट है, ये है। ठीक है, शुंग भृत्य पुराणों में शुंगों कण्वों को कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की बात करें तो संस्थापक थे सिमुक, जिन्होंने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके इस वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान, जबकि प्रारंभिक राजधानी थी अमरावती या फिर धान्य कटक। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इन किस धर्म के थे ये? ब्राह्मण। ठीक है, आंध्र भृत्य कहा गया है इनको, पुराणों में इनको क्या कहा गया? आंध्र भृत्य। ठीक है, आंध्र भृत्य कहा गया है। चलिए, इन समय के हम प्रमुख शासकों को अगर हम देखें, ऐतरेय ब्राह्मण में अगर एक पॉइंट और है, ऐतरेय ब्राह्मण में सातवाहनों को 10 जाति का बताया गया है। किस जाति का? 10 जातु का बताया गया है। ठीक है, इनको आंध्रा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रमुख शासकों को हम देखेंगे फटाफट। अगर हम एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है, तो रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख से, गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहालेखों से, गौतमी बलश्री के नासिक गुहालेख से, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के नासिक गुहालेख से, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के कार्ले गुहालेख और यज्ञश्री सातकर्णी के नासिक गुहालेख से हमें सातवाहनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा इनके सिक्कों और स्मारकों से भी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ हमने नोट डाउन नहीं किया था, हमने बोल दिया है। अगर आप सही से सुन ना पाए हो तो वीडियो पीछे करके सुन सकते हैं। पहले शासक हैं सातकर्णी फर्स्ट, सातकर्णी प्रथम। इनके बारे में हम देखेंगे। इस वंश के महान शासक थे। इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया। ठीक है, इसके अलावा एक राजसूय यज्ञ करवाया था। इन्होंने चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति अंकित कराई। किस पे? चांदी के सिक्कों पर, चांदी के सिक्कों पे अश्व की, घोड़े की, ठीक है, आकृति को अंकित करवाया था, ये याद रखिएगा। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथ के स्वामी की उपाधि धारण की थी। क्या? दक्षिणा पथ के स्वामी। ठीक है, ये उपाधि इन्होंने धारण की थी। इनकी पत्नी थी, अभी हमने बोला ना, नागनिका। नागनिका, उनका लेख, एक शिलालेख है नानाघाट शिलालेख। इनका शिलालेख क्या है? नानाघाट शिलालेख। ठीक, इससे हमें इनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। नानाघाट ऐसा अभिलेख है पहला जिसमें हमको भूमिदान के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, पहला ऐसा अभिलेख है। ठीक, इनकी उपलब्धियों के बारे में सातकर्णी प्रथम के और साथ में भूमिदान के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के समय उनके 2 पुत्र बड़े नहीं थे, बच्चे थे, अवयस्क थे। इसीलिए जो इनकी पत्नी थी नागनिका, वे संरक्षिका बनती हैं तब तक जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते। और इस प्रकार नागनिका जो हैं वे पहली भारतीय महिला शासिका थी। कौन थी? पहली भारतीय महिला शासिका। ठीक है, इन्होंने संरक्षिका के रूप में कार्य किया क्योंकि इनके दोनों बच्चे
क्या थे? अवयस्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम अगले हमारे शासक हैं हाल प्रथम। ठीक, हाल प्रथम के बारे में देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वो सारी चीज़ें। इसके अलावा एक और बिंदु रह गया है सातकर्णी प्रथम के बारे में। इन्होंने एक और उपाधि धारण की थी, अप्रतिहत चक्र। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मानव शैली की गोल मुद्राएं और अपनी पत्नी के नाम पर चांदी की मुद्राएं, रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई थी। इनके सिक्कों पर श्री 7, यहाँ पे हम सातकर्णी प्रथम की बात कर रहे हैं। सातकर्णी प्रथम के सिक्कों पर श्री 7, जो कि सातकर्णी का सूचक है, उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें और थी। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। हाल प्रथम के बारे में विस्तार से जानते हैं। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद कई कमजोर सातवाहन शासक हुए, लेकिन हाल के समय सातवाहनों की कला और संस्कृति को भरपूर विकसित होने का अवसर मिला। ठीक है, ये उस समय के महान शासक थे। ये एक बहुत बड़े कवि थे। ठीक, और कवियों और विद्वानों के आश्रय दाता थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है, मुक्तक काव्य है इनका, आप सभी को पता होगा, हाल की गाथा सप्तशती। ठीक है, हाल की गाथा सप्तशती हिंदी वाले जानते होंगे, ये इनका मुक्तक काव्य है। ठीक है, इनकी राजसभा में बृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ और कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। ठीक है, गुणाढ़ और सर्ववर्मन ये दोनों इनके यहाँ राज दरबार में निवास रहते थे। ठीक है, ये जो है हाल सातवाहन वंश जो था उसके 17वें शासक थे। ठीक है, 17वें, सोचिए पहले सातकर्णी प्रथम थे, कितने कमजोर शासक आए, उसके बाद 17वें शासक बने हाल। ठीक, ये जो गाथा सप्तशती है प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ठीक, चलिए जो कुछ इंपॉर्टेंट था इनके बारे में हमने बता दिया। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सातवाहन वंश का एक तरीके से इन्होंने पुनरुद्धार किया है। ठीक है, सबसे महान शासक थे। इनकी कुछ उपाधियां थी, उनको हम देख लेते हैं उपाधियों को। तो उपाधियों को अगर हम देखें, इनके उपाधियां हैं, आप सभी नोट कर लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा। आगम निलय, अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक है, अद्वितीय ब्राह्मण। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था का रक्षक। इसके अलावा पर्वतों का स्वामी कहा गया है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है वरण विक्रम चारु। वरण विक्रम चारु विक्रमा इनकी उपाधि है। ये एक में ही है, वरण विक्रम चारु विक्रमा इनकी उपाधि है। ठीक है, तो ये हमने गौतमीपुत्र सातकर्णी प्रथम की उपाधियों के बारे में देखा। अब हम इनकी उपलब्धियां देख लेते हैं। ठीक,
चलिए इनकी उपलब्धियों को अगर हम देखें तो इन्होंने शकों से मालवा एवं काठियावाड़ को छीन लिया था। इन्होंने छहरात वंश का नाश किया। अभी हम शक वंश जब पढ़ेंगे तो उसमें हम छहरात वंश को पढ़ेंगे। तो इन्होंने छहरात वंश का नाश किया क्योंकि उसका शत्रु नहपान इसी वंश का था जिसे गौतमी पुत्र ने हराकर मार डाला था। नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हरा करके मार डाला था। गौतमी पुत्र को नहपान की जोगन थंभी से प्राप्त कई हजार रजत मुद्राएं मिली जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पुनः अपनी आकृति में ढाल दिया था। इसके अलावा इनकी जो शक विजय थी, शक विजय, इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है वेणा कटक नगर की स्थापना की थी और ये वेणा कटक के स्वामी कहलाए। नासिक अभिलेख जो है वहाँ से गौतमी पुत्र सातकर्णी की इनकी जो है विजयों का उल्लेख है। ठीक है, इसी प्रशस्ति में कहा गया है कि इनके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे नासिक अभिलेख में। ठीक है, नासिक अभिलेख किसका है? इनकी माता गौतमी बलश्री का, ये याद रखिएगा। गौतमी बलश्री इनकी माता थी, गौतमी बलश्री का है नासिक अभिलेख। और वहीं से पता चलता है कि इनके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया और यहाँ पे ही इन्हें अद्वितीय ब्राह्मण या एक ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने राजा राज एवं विंध्य नरेश की भी उपाधि धारण की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अजकालकीय तथा इन्होंने बौद्ध संघ को अजकालकीय एवं कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम है, ये उन्होंने बौद्ध संघों को और इन्होंने कार्ले के बौद्ध संघों को दान में गांव दे दिया था। ठीक है, इनका जो साम्राज्य था उत्तर में मालवा से लेकर के दक्षिण में कर्नाटका तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। मुख्यतः इनका है शक विजय और नहपान को इन्होंने मारा और नहपान के तमाम चांदी के सिक्कों को अपने हिसाब से इन्होंने ढलवा दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगले शासक आते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। तो पुलमावी के बारे में बात करें तो इनका जो समय है, यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय को आपने नहीं देखा, 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी। ठीक है, और अगर हम पुलमावी के समय की बात करें तो 130 ईस्वी से लेकर के 154 ईस्वी। ठीक, इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि थी दक्षिणा पथेश्वर और इनको आंध्रा का शासक भी कहा जाता था। ये 2 बार शक शासक रुद्रदामन से पराजित हुए। ठीक है, रुद्रदामन जिनका जूनागढ़ अभिलेख है उनसे ये 2 बार पराजित हुए, लेकिन रुद्रदामन ने इन्हें मारा नहीं क्योंकि यह शक शासक रुद्रदामन के भाई के दामाद थे, इसीलिए। ठीक है, तो ये आप वो बिंदु नोट किए रहिएगा। पुलमावी के बाद शिवश्री सातकर्णी एवं शिव स्कंद सातकर्णी राजा हुए। ठीक है, उनके बाद आते हैं यज्ञश्री सातकर्णी प्रथम। ठीक, यज्ञश्री सातकर्णी प्रथम के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो यज्ञश्री सातकर्णी का समय अगर हम देखें 165 ईस्वी से लेकर 194 ईस्वी। ठीक, सातवाहन वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे जिसके सिक्कों पर मछली, शंख और
जहाज, नाव इत्यादि अंकित है। पार्जिटर के अनुसार, विदेशी यात्री हैं, पार्जिटर के अनुसार यज्ञश्री की देखरेख में पुराणों का पुनर्संस्करण तैयार किया गया था। ठीक, सातवाहन वंश का अंतिम शासक अगर हम कहें, ये अंतिम शक्तिशाली शासक थे और सातवाहन वंश के अंतिम जो शासक थे वे थे पुलमावी चतुर्थ। ठीक, पुलमावी चतुर्थ अंतिम शासक थे। यज्ञश्री सातकर्णी के जो सिक्के हैं वो आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सातवाहन काल की महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो इनकी भाषा क्या थी? राजकीय भाषा प्राकृत। चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया जिसे करसार्पण कहा गया। आर्थिक लेन देन के लिए इन्होंने शीशे के सिक्कों का सर्वाधिक प्रयोग किया था। लिपि इनकी ब्राह्मी। सातवाहन नरेश हाल थे जिन्होंने हमने बात की कि इसी भाषा में अपनी ग्रंथ सप्तशती की रचना, गाथा सप्तशती की रचना की थी। ठीक है, इस समय मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है, और सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान, इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान या जागीर देने की प्रथा को स्टार्ट किया था। प्रमुख वास्तुकला की अगर हम बात करें, सातवाहन कालीन वास्तुकला, तो कार्ले का चैत्य, कार्ले का चैत्य। ठीक, इसके अलावा जो कि भोर घाट पूना में है, और अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती एवं नागार्जुन कोंड के स्तूपों का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए इनकी सामाजिक संगठन की बात करें, भड़ौच प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र रहा है। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि देने वाले पहले शासक थे, लेकिन इन्होंने अधिकतर भूमि बौद्ध भिक्षुओं को दान में दी है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने नष्ट होती हुई जो चार वर्णों वाली व्यवस्था थी उसको पुनः स्थापित किया, और इन्होंने वर्ण संकर व्यवस्थाओं को रोका, क्योंकि वर्ण संकर कुप्रथा को रोकने के लिए ही इन्होंने चार वर्णों की प्रथा को पुनः स्थापित किया। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को इन्होंने एक तरीके से पुनः स्थापित किया था, हम ऐसा बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके प्रशासनिक, सातवाहन कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, तो इस समय सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली राजा, दूसरी महाभोज और तीसरी सेनापति। जिला को सातवाहन काल में जिला को क्या कहते थे? आहार। ठीक, छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रशासक थे उन्हें गौलमिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गौलमिक। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गौलमिक कहा जाता था। ठीक, बाकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। राज परिवार की जो महिलाएं थी बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी, लेकिन पुरुष जो थे वे वैदिक धर्म को। ठीक, महिलाओं की स्थिति यहाँ अच्छी थी, शिक्षित थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, संपत्ति में भी ये भागीदारी लेती थी। ठीक है, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ गुफाओं का निर्माण हुआ था, जैसे पीतल खौरा की गुफा, गुप्तकालीन कला की अगर हम बात करें, ये काल नहीं, यहाँ पे कला है, गुप्तकालीन कला की बात कर लेते हैं अब हम। तो कला की बात करें तो जैसे गुफाएं और स्तूप यहाँ पे ज़्यादा हुए, और बाकी हमने आगे बता दिया है, कुछ यहाँ पे नोट डाउन है, उसे भी देख लीजिए। जैसे
पीतलखौरा की गुफाएं इनकी नासिक, कारले, कन्हेरी, पीतलखौरा, भाजा, जुन्नार इत्यादि में थी। पीतलखौरा की गुफा में 14 बौद्ध गुफाओं का समूह है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसका निर्माण प्रतिष्ठान के व्यापारियों द्वारा किया गया। भाजा की गुफाएं 22 रॉक कट का समूह है जो महाराष्ट्र के लोनावला में है। इनका निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इन गुफाओं में सूर्य और इंद्र देवता को भी दर्शाया गया है, परंतु यह गुफाएं मुख्य रूप से स्थविर बौद्ध भिक्षुओं पर केंद्रित हैं। इसके अलावा जुन्नार की जो गुफा है महाराष्ट्र के पुणे में है और यह भी बौद्ध गुफा है। 150 गुफाएं हैं यहाँ पे। ध्यान देने की बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जन्म इन्हीं गुफाओं में हुआ था। इन्हीं गुफाओं में स्थित है एक जगह शिवनेरी दुर्ग, उसी में ही हुआ था शिवाजी महाराज का जन्म। ठीक है, ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे में है। इसके बाद आता है कारले की गुफाएं। महाराष्ट्र के पुणे में ये भी है। एक आयताकार चैत्य है जो सबसे सुंदर, सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा चैत्य है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण वशिष्ठ पुत्र पुलिमावी के भूतपाल नामक श्रेष्ठी, उस समय कोई पदाधिकारी थे, उन्होंने करवाया था। कारले की एक गुफा का दानकर्ता हरफान नामक पारसीक था। कौन? हरफान नामक पारसीक। ठीक है। इसके अलावा आता है कन्हेरी की गुफाएं। यह महाराष्ट्र के बोरीवली में है। यहाँ से 11 सिर वाले अविलोकितेश्वर की प्रतिमा मिली है। कन्हेरी से ही राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष का एक लेख भी मिलता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्तूपों की। तो 2 स्तूपों का निर्माण हुआ, आगे भी हमने बताया था, पीछे भी इसके, अमरावती स्तूप और नागार्जुन कोंड स्तूप। अमरावती स्तूप की बात करें तो इसी को धान्यकटक स्तूप भी कहा जाता है, महाचैत्य भी कहते हैं इसको। ठीक है। यह गुंटूर में स्थित है। इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में की। उत्खनन कार्य इलियट ने 1840 में किया। इसका निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। यह स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भरा है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। उसके बाद सातवाहनों ने इसका विकास करवाया। मुख्य रूप से बौद्ध स्तूप है जिसमें जातक कथाएं हैं। ठीक है। अब बात करेंगे नागार्जुन कोंड स्तूप की। यह भी गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक। इसकी खोज लॉन्गहर्स्ट ने 1926 ईस्वी में की। इसका निर्माण पहले सातवाहन शासकों ने, बाद में इक्ष्वाकु वंशीय शासकों की रानियों ने करवाया। इक्ष्वाकु वंशीय जो थे वो सातवाहनों के सामंत थे। वेदसांग के अनुसार यहाँ के विहार में बुद्ध की बहुत बड़ी सोने की मूर्तियाँ थी। नागार्जुनी कोंड की सबसे बड़ी विशेषता इसका आर्यक स्तंभ है। ठीक है। नागार्जुन कोंड से व्यायामशाला, अश्वमेध कुंड, नहर, कार्तिकेय का मंदिर और 4 बौद्ध संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। तो ये बातें थी कुछ सातवाहन से संबंधित, जो भी हमने सारा डिटेल में आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे कुछ अन्य जो राजवंश हुए, जैसे कलिंग के चेदी राजवंश। ठीक है। संस्थापक थे महामेघवर्मन और इनकी राजधानी थी कलिंग। चेदी राजवंश को इसके संस्थापक के नाम के कारण महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। ठीक है। चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। सॉरी। इसका प्रमुख चेदी वंश का शासक हुआ खारवेल। ठीक। इसका समय है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। इसकी उपाधियां क्या हैं? कलिंगाधिपति, वृद्धराज, आर्य महाराज, धर्मराज, भिक्षुराज। ठीक है।
खारवेल महाराज की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था। जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल ने भुवनेश्वर में इसने उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसमें उदयगिरी की गुफा में रानी गुफा सबसे बड़ी गुफा है। ठीक है। उदयगिरी की अन्य गुफाओं में गणेश गुफा, इसके अलावा स्वर्णपुरी गुफा, इसके अलावा मंचापुरी गुफा इत्यादि भी प्रमुख हैं। इसने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष संघ तमिलदेश संघात कम को पराजित करके पिथुंड नगर में गधों द्वारा हल चलवाया था। किस नगर में? पिथुंड नगर में गधों द्वारा हल चलवाया था। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इसके बारे में हमें जानकारी दो अभिलेखों से पता चलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख और मंचपुरी गुहा अभिलेख। इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। हाथी गुम्फा अभिलेख की खोज अगर हम कहें तो बिशप स्टर्लिंग ने 1825 में की। इसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। भुवनेश्वर जिले के उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों पर गुफा संख्या 14 पर यह उत्कीर्ण है। हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखिएगा कहाँ है? उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में जो 14 नंबर पर गुफा संख्या 14 में मूर्ति पूजा का प्रमाण देने वाला पहला अभिलेख है। इसमें वर्णित है कि महापद्मनंद जिन जैन आदि जिनकी मूर्ति ले गया था उसे खारवेल अपनी राजधानी वापस लाया था। इसके अलावा नहरों का वर्णन करने वाला प्राचीनतम अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख ही है। इसमें उल्लेख है कि खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 5वें वर्ष तंसूल से राजधानी तक नहर का विस्तार करवाया था। जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का भी पहला अभिलेख है। यहाँ पे यह भी वर्णित है कि खारवेल ने तूफान से नष्ट हुए कलिंग का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि युद्ध में जहाज़ों का प्रयोग होता था। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी खारवेल और चेदी वंश के संदर्भ में, जिसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे आभीर राजवंश की। ठीक है। जिसके संस्थापक थे ईश्वर सेन ने 248 से लेकर 249 ईस्वी तक कलचुरी चेदी संवत चलाया। 248 से 249 ईस्वी तक कलचुरी चेदी संवत चलाया था। ठीक है। महाभाष्य के अनुसार जो आभीर थे वे विदेशी थे। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है आभीर राजवंश के बारे में। अगला है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश की बात करें तो इसके संस्थापक श्री शांतमूल थे। इनकी राजधानी नागार्जुनकोंडा थी। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। किंतु इनकी जो रानियां थी वो बौद्ध धर्म के प्रति विशेष लगाव रखती थी। इस वंश की जो महिलाएं थी, जो रानियां थी, उन्होंने ही नागार्जुनकोंडा में छाया स्तंभों का निर्माण करवाया था। छाया स्तंभों का निर्माण किसने करवाया? रानियों ने। कहाँ पे? नागार्जुनकोंडा में। ठीक। चलिए इतनी सी ही बातें ये इक्ष्वाकु वंश से भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे भारस्यु वंश। यह भी एक वंश है। मूलतः ये बघेलखंड के निवासी माने जाते थे। ठीक है। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि यह नाग राजा शैव वंश को मानने वाले थे। इनके किसी प्रमुख राजा ने शिव को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान किया। भारी भरकम शिवलिंग को अपने सिर पे धारण किया था, इसीलिए ये भारस्यु भी कहलाए। जैसा कि हमने देखा नहीं है उसमें वो बाहुबली पिक्चर में कि उसने अपने सिर पे धारण किया था शिवलिंग को, तो ऐसे ही सेम यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे भी कोई थे, इनके शासक, प्रमुख शासक कोई था जिसने
अपने सिर पर शिवलिंग को धारण किया था, इसीलिए भारशिव कहलाए। इन्होंने कुषाणों के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में भारशिव नागों ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। वही स्थान आज वाराणसी में दशाश्वमेध यज्ञ के नाम, दशाश्वमेध घाट के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ये याद रखिएगा। वाराणसी का दशाश्वमेध घाट जो है क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने कुषाणों के पूर्वी भाग पर अधिकार किया। उसी के उपलक्ष्य में भारशिव नागों ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कहाँ पे? वाराणसी में। जहाँ करवाया वही आजकल वही क्या कहलाया? दशाश्वमेध घाट। ठीक, इसके सबसे प्रतापी जो राजा थे वे थे वीरसेन। नाम याद रखिएगा। इन्होंने कुषाणों को परास्त करके अश्वमेध यज्ञ कराया था। इनका एक शिलालेख है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट बातें थी भारशिव वंश के बारे में। अगले है वकाटक वंश। ठीक, इसके संस्थापक था विंध्य शक्ति। राजधानी नंदीवर्धन या फिर नागपुर या और प्रवरपुर। वकाटकों के वैवाहिक संबंध, इनका वैवाहिक संबंध था किससे? गुप्तों से एवं नाग शासकों से। नाग शासक कौन थे? वही जो भी हमने पढ़ा, भारशिव नाग। ठीक है सॉरी। अगर हम वकाटकों के नरेशों की बात करें तो प्रवरसेन प्रथम, जिसका समय 275 से 335 ईसा पूर्व माना जाता है, वकाटकों का सबसे प्रतापी राजा था। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए, 1 वाजपेय यज्ञ करवाया और सोम यज्ञ भी करवाया था। किसने? प्रवरसेन प्रथम ने। इसके बाद आता है वकाटक नरेशों में रुद्रसेन द्वितीय। यह गुप्त वंश का दामाद था। गुप्त वंश का दामाद। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह इसी से किया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद 13 वर्ष तक प्रभावती ने अपने 2 अल्पवयस्क पुत्रों दिवाकर सेन और दामोदर सेन, ये बहुत छोटे थे जब रुद्रसेन द्वितीय की डेथ हो जाती है। तो इनकी जो पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी प्रभावती ने संरक्षिका के रूप में शासन किया था। कौन? प्रभावती। उसके बाद फिर आते हैं प्रवरसेन द्वितीय। इन्होंने प्रवरपुर नामक, पहले इनकी राजधानी क्या थी वकाटकों की? नंदीवर्धन नागपुर। प्रवरसेन द्वितीय ने प्रवरपुर नामक नई राजधानी बनाई। इन्हीं प्रवरसेन ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, और कालिदास ने इसी सेतुबंध में संशोधन भी किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वकाटकों के बारे में जो परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे कोंकण के मौर्य वंश। कोंकण के मौर्य वंशों की बात करें तो इनकी राजधानी एलिफेंटा के निकट धारापुर थी। इस वंश को ऐहोल अभिलेख में पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी कहा गया है। ठीक है, आगे अगला वंश है पश्चिमी गंग वंश। इनके संस्थापक थे कोंगू वर्मन और मैसूर में पश्चिमी गंग राजवंश का उदय 4वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक, अब हम जो पढ़ेंगे वह है विदेशी आक्रमण, जिसमें सबसे पहला क्या है? हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक। ठीक है, आक्रमण। उत्तर पश्चिम से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण जो हुए हैं मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक घटना थी। इनमें सबसे पहला आक्रमण जो किया वे बैक्ट्रिया के यूनानी थे, जिन्हें भारतीय साहित्य में, प्राचीन भारतीय साहित्य में क्या कहा गया? बैक्ट्रिया के यवन। ठीक है
सिकंदर के बाद भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय किसको मिला? डेमेट्रियस प्रथम को। इसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। डेमेट्रियस ने भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए। ठीक, इसने ये काम किया। इसके अलावा इसके बाद यूक्रेटाइडस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। अगर हम डेमेट्रियस प्रथम के बारे में और इम्पोर्टेंट कुछ बिंदुओं को देखें तो बैक्ट्रिया में यवनों का अंतिम शासक हेलियोक्रीस था और 125 ईसा पूर्व के लगभग बैक्ट्रिया से यवन शासन समाप्त हो गया और वहाँ पे शकों का राज्य स्थापित हो गया। अब हम इसके महत्वपूर्ण जो एक और आक्रमण करता था मिनांडर के बारे में देखेंगे। मिनांडर का समय है 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व। ठीक, मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक हुआ। यह डेमेट्रियस कुल का था। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। यह बौद्ध अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो है। एक मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच वाद विवाद का उल्लेख किया गया। इसकी राजधानी साकल प्रमुख रूप में शिक्षा का केंद्र उस समय थी। मिनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित है। वह पहला शासक है जिसने सोने के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्कों के लिए द्रम नामक शब्द जो है यूनानी भाषा से लिया गया। ठीक है, तो यह कुछ बातें थी इम्पोर्टेंट मिनांडर के बारे में। चलिए आगे देखेंगे। फिर एक वंश और आता है यूक्रेटाइडीज वंश। यह हिंद यवनों की एक दूसरी शाखा थी। इसका महत्वपूर्ण शासक था एंटियाल क्रीडस। ठीक है, शुंग शासक भागभद्र जो कि भागवत था, उसी के दरबार में अपने राजदूत हेलियोडोरस को इसने भेजा था। अंतिम में हिंद यूनानी शासक कौन था? हर्मियस। ठीक है, तो इस प्रकार ये हिंदू यूनानी आक्रमण हुए। उसके बाद आक्रमण होता है शकों का। ठीक है, शक जो थे यूनानियों के बाद भारत पर हमला शकों का हुआ। शक भारत में दो शाखाओं में विभाजित थे। उत्तरी क्षत्रप जो कि तक्षशिला और मथुरा के शासक इसमें शामिल थे, और पश्चिमी क्षत्रप जिसमें नासिक के शक थे जिनको छहरात कहा गया, इन्हीं को छहरात वंश कहा गया। और उज्जैन के शक थे जिन्हें कार्दमप वंश कहा गया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे तक्षशिला के शक। तक्षशिला के शकों की बात करें तो तक्षशिला के शक शासकों में मेउस प्रथम था और यह भारत का पहला शक विजेता भी था। मथुरा के शकों की बात करें, मथुरा का पहला शक शासक राजुल था। मथुरा के शकों को मालवा में विक्रमादित्य ने खदेड़ दिया था और भगा दिया, और इसी उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने विक्रम संवत इनको विक्रमादित्य ने खदेड़ दिया, भगा दिया, और इसी उपलक्ष्य में विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत, ये किसकी बात हो रही है? गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। उन्होंने विक्रम संवत की चलाया था। ठीक, अब बात करेंगे, ये तो हो गए उत्तरी क्षत्रप। अब हम पश्चिमी भारत के शकों की बात करेंगे। इनकी दो शाखाएं थी। छहरात वंश जो कि नासिक में शासन करते थे,
और कार्दमप जो कि उज्जैन के शासक थे। क्षयरात के संस्थापक था भूमक। इसका प्रतापी शासक था नहपान। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को मार करके जोंगल थम्बी में स्थित उसके खजाने पे अधिकार कर लिया। नहपान की राजधानी थी मिर्ननगर। ठीक है, इसको किसने हराया था? अभी हमने पढ़ा, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सॉरी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कार्दमक शकों की। इसका संस्थापक था चष्टन। ठीक, और कार्दमक वंश का महत्वपूर्ण शासक जो हुआ वो हुआ रुद्रदामन। ठीक, ये रुद्रदामन यह सबसे शक्तिशाली शक शासक था। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। कहाँ से? जूनागढ़ अभिलेख से। इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। विशुद्ध गद्य संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। इसके अलावा सुदर्शन झील का सर्वप्रथम अभिलेख इसी अभिलेख में मिलता है। इसमें लिखा गया है कि रुद्रदमन ने अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में सुदर्शन बांध की मरम्मत कराई थी। रुद्रदमन ने सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को 2 बार हराया था। अभी हमने सातवाहन वंश जब पढ़ा तो हमने ये बात वहाँ पे नोटिस किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या इम्पोर्टेंट है रुद्रदमन के बारे में, सुदर्शन झील तो हमने बताया, उसका निर्माण करवाया, उसकी मरम्मत करवाई, जीर्णोद्धार कराया, जो कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक, चलिए अब हम अगला वंश पढ़ेंगे, हिंद पार्थियन या पहलव वंश। इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो पश्चिमी भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। इनका मूल निवास स्थान ईरान था। इसका संस्थापक था मिथ्रेडेटस प्रथम। ठीक, इसका संस्थापक था। इसके अलावा इसका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था, प्रमुख शासक, वह था गोंदो फर्नेस पहले वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। खरोष्ठी लिपि में लिखा गया तख्ते बही अभिलेख जिसको गुद्दुहर भी कहते हैं, गुद्दुहर भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया। फारसी में इसका नाम बिंदफर्ण है, जिसका अर्थ होता है यश विजय। ठीक, याद रखिएगा। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके बाद फिर सेंट टाइम ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए, जिनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कहें तो शकों और पार्थियन शासकों ने संयुक्त रूप से बाद में शासन करना शुरू किया और धीरे धीरे बाद में कुषाणों के द्वारा इनका अंत कर दिया गया था। कुषाण शासक आए, उन्होंने इनको हरा करके कुषाण वंश की स्थापना की। तो अब हम पढ़ेंगे कुषाण वंश। ठीक, कुषाण वंश की बात करें, पार्थियाइन लोगों के बाद कुषाण आए। इनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। हमें कुषाणों के राजवंश के बारे में जानकारी
जो मिलती है दो राजवंशों के बारे में मिलती है जो एक के बाद एक आए। पहला राजवंश कदफिसस कहलाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसके महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे, कुजुल कदफिसस प्रथम की। यह प्रारंभ में हर्मियस का सामंत था। इसके सिक्कों पर इसकी उपाधि जो है क्या मिलती है, धर्म थीदस, धर्म थीदस इसकी उपाधि मिलती है और यह बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बिम कदफिसस कुजुल कदफिसस इसने रोमन सिक्कों की नकल पर तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। कुजुल कदफिसस ने रोमन सिक्कों के नकल पर तांबे के सिक्के चलवाए। अब हम बात करेंगे विम कदफिसस द्वितीय की। ठीक, इसकी उपाधियां थी महेश्वर, सर्वलोकेश्वर, महाराज, राजाधिराज, दम अर्थ, जिसका अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण करता। ठीक, इसके अलावा विम कदफिसस ने सर्वप्रथम भारत में कुषाण वंश की वास्तविक स्थापना की। इसके अलावा इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। और विम कदफिसस जो था भारत में सोने के सिक्के चलाए, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया विम कदफिसस ने। इसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए। इसके बाद कुषाणों ने सोने एवं तांबे के विभिन्न सिक्के जारी किए। विम कदफिसस शैव धर्मानुयायी था, शैव धर्मानुयायी था। इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। इसके अलावा इसके कुछ सिक्कों पर यज्ञ करते हुए राजा की भी आकृतियां अंकित की गई हैं। ठीक है, इसने जो सिक्के उत्कीर्ण करवाए उसमें एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि को इसने उत्कीर्ण करवाया है। शैव मतानुयायी था, इसीलिए इसने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी, जैसा कि हमने आपको तभी पहले बता दिया। अब इसके बाद सर्व प्रसिद्ध महत्वपूर्ण शासक आते हैं कनिष्क। कनिष्क के बारे में देखेंगे। कनिष्क का समय है 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी। ठीक, कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क की उपाधियों की बात करें अगर हम तो देवपुत्र, इसके अलावा इसको साओ, नानो, साओ, साओ नाओ नानो साओ कहा जाता है। इसका अर्थ होता है शहंशाह। इसके अलावा इसको द्वितीय अशोक भी कहते हैं। ठीक है, द्वितीय अशोका भी कहा जाता है। इतिहास में अगर हम बात करें, कनिष्क की उपाधि दो कारणों से प्रसिद्ध है। इसने एक 78 ईस्वी करके एक संवत चलाया जो कि क्या कहलाया, शक संवत। और दूसरा, यह आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, इसने बौद्ध धर्म को खुले हृदय से अपनाया, उसका संरक्षण किया, पोषण किया। ठीक है, बौद्ध धर्म के कनिष्क के बारे में जानकारी देने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख जो है वह है रैबा तक अभिलेख, जो कि अफगानिस्तान के सुर्ख कोतल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो अभिलेख है वह सारनाथ और कौशाम्बी अभिलेख है, जिसमें कनिष्क के पाटलिपुत्र पर आक्रमण का, अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षापात्र एवं अद्भुत मुर्गा प्राप्त करने का भी अभिलेख है, जानकारियां मिलती हैं। इसी के ही समय में कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्मों के ऊपर टीकाएं लिखी गई जो भी भाषाशास्त्र कहलाई। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर, पुरुषपुर और द्वितीय मथुरा थी। ठीक है,
कश्मीर को जीत करके कनिष्क ने वहाँ पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा इसने वहाँ तक्षशिला को जीतकर सिरमुख नामक नगर बसाया हुआ था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कनिष्क के सीमा विस्तार की बात करें तो कनिष्क का साम्राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था, जिसमें चीनी, तुर्किस्तान, कंधार, काबुल, समरकंद इत्यादि प्रदेश भी शामिल थे। पूर्व में कनिष्क का जो साम्राज्य था गंगा घाटी और दक्षिण में मालवा क्षेत्र तक फैला था। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण करवाया, जिसमें बौद्ध के 80 अवशेषों को प्रतिष्ठित कराया गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और उसका प्रचार भी कनिष्क के ही समय में हुआ। कनिष्क के सिक्कों पर ईरानी, यूनानी, बौद्ध और ब्राह्मण कुल 4 धर्मों के देवताओं का अंकन मिलता है। कौन कौन? ईरानी, यूनानी, ब्राह्मण एवं बौद्ध, 4 धर्मों का उल्लेख मिलता है इनके सिक्कों पर। भारतीय देवताओं में शिव, स्कंद और गणेश जी का अंकन किया गया है। ठीक, तो ये कुछ बातें थी कनिष्क के सीमा विस्तार के बारे में। अब हम बात करेंगे कनिष्क की दरबार के बारे में। कनिष्क के दरबारी कौन कौन थे? वसुमित्र कौन थे? यह चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। इनके दरबारी थे पार्स। इन्हीं के कहने पर चौथी बौद्ध संगीत बुलाई गई। अश्वघोष बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि थे। ठीक है, इसी संगीत में शामिल होने के लिए कनिष्क ने इनको साकेत से बुलवाया था। नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक और माध्यमिक दर्शन के आचार्य थे। इसके अलावा इनके दरबारी थे मथर, कनिष्क का मंत्री था। इसके अलावा एजिसिलाओस, ठीक है, एजिसिलाओस। इसके अलावा संघरक्ष इनका राजपुरोहित था और एसिजिलाओस इनका इंजीनियर था, एक ग्रीक इंजीनियर था। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कनिष्क के सिल्क मार्ग पर अधिकार की। कनिष्क ने चीन से रोम की तरफ जाने वाले सिल्क मार्ग की 3 प्रमुख शाखाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये 3 मार्ग थे। पहला था कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग, दूसरा था मर्व से फरात नदी होते हुए रूम सागर पर बने बंदरगाह तक जाने वाला मार्ग, और तीसरा था भारत से लाल सागर तक जाने वाला मार्ग। इन तीनों पर ही अधिकार कर लिया था कनिष्क ने, क्योंकि ये सिल्क मार्ग का बहुत प्रमुख मार्ग था। क्योंकि उस समय सिल्क जो है एक बहुत कहते हैं एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एक समूह था। सिल्क मार्ग जो है प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े थे। और इसका सबसे जाना माना हिस्सा रेशमी उत्तरी रेशम मार्ग था, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था, और जिससे निकलती हुई एक शाखा भारत की ओर भी आती थी, भारत से लाल सागर। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। तो ये कुछ बातें थी कनिष्क के बारे में, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है, जिसमें उन्हें घुटने तक चोंगा और पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। इसके अलावा महास्थान बोगरा से पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी हुई मूर्ति अंकित है। इसके अलावा कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, जहां से उन्हें प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट मुर्गा
प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके अलावा कनिष्क कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। उसके समय में मूर्तिकला की गांधार एवं मथुरा शैली का जन्म हुआ था। ठीक है, इसी के दरबार में चरक जैसे जो चिकित्सक थे, प्रसिद्ध चिकित्सक, इसके दरबार में रहा करते थे। ठीक, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी कनिष्क के बारे में। कनिष्क द्वारा जारी किए गए एक तांबे के सिक्के पर उसे बलिवेदी पर बलि देते हुए भी दिखाया गया है। ठीक, चलिए, तो ये कुछ बातें थी। आगे देखेंगे, अगला जो शासक हुआ कुषाणों का वह था वासिष्य। वासिष्य के बारे में बात करें, इसने प्रारंभ में कनिष्क के साथ कुछ वर्षों तक संयुक्त शासन किया, फिर कनिष्क की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हो गया। कामरा लेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कहाँ से? कामरा लेख में। इसके बाद आया हुविक्स। इसका समय था 106 ईस्वी से 138 ईस्वी तक। इसके समय कुषाण जो सत्ता थी उसका प्रमुख केंद्र पेशावर से हटकर मथुरा पहुंच गया था। हुविस्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद, उमा, पशुपत, विष्णु, कार्तिकेय इत्यादि की आकृतियां मिली हैं। कनिष्क कुल का अंतिम जो शासक है, कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वसुदेव द्वितीय था। वहीं कुछ इतिहासकार जो हैं लगरतुमान को कुषाण वंश का अंतिम शासक मानते हैं। कुषाण शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का भी प्रचलन किया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी कुषाण वंश के बारे में। अब हम देखेंगे मौर्यकालीन समाज, कला एवं संस्कृति को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। समाज हमने बताया ही, मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण एवं सामंत काल का उदय हुआ। ठीक, यहाँ जो विदेशी शासक आए उन्हें मलिच्छ कहकर पुकारा गया। विदेशी शासकों को मलिच्छ कहा गया, परंतु उन्हें निम्न क्षत्रिय वर्ग के रूप में मान्यता भी दी गई। इस समय दो नई प्रथाओं का, कुषाण काल में खास तौर पे दो नई प्रथाओं को प्रारंभ किया गया था। वो प्रथाएं थी अक्षयनीति और देवकुल। ये कुषाण काल में जन्मी दो प्रथाएं। ये भू राजस्व का स्थायी दान होता था इसमें, और देवकुल में राजा की मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति बनाकर उसे मंदिर में स्थापित करना। ये दो प्रथा कुषाण वंश में स्टार्ट हुई। ठीक, तो ये मौर्योत्तर कालीन समाज था। बाकी अगर हम मौर्योत्तर कालीन कला की बात करें तो हमने बताया आपको इस समय शैलियों का जन्म हुआ। गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, जिस पे प्रभाव पड़ा यूनानी या हेलेनिस्टिक मूर्तिकला का प्रभाव पड़ा, अतः इसे भारतीय यूनानी कला के रूप में भी जाना जाता है गांधार शैली को। मथुरा शैली, यह शैली स्वदेशी रूप से विकसित हुई और बाह्य संस्कृत पे इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अमरावती शैली पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गांधार शैली में नीले धूमर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, जबकि बाद की अवधि में मिट्टी और प्लस्तर का भी प्रयोग किया गया। जबकि मथुरा शैली की मूर्तियां चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई। अमरावती की शैलियां हमेशा सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाई गई हैं। गांधार शैली में ग्रीक रोमन देवताओं के मंदिरों से प्रभावित था। मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला पर इसका प्रभाव में देखने को मिलता है। मथुरा शैली की बात करें तो तत्कालीन तीनों धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन का प्रभाव था, और अमरावती शैली मुख्यतः बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। ठीक, ये हमने तीन शैलियों के बारे में बात कर रहे हैं, गांधार, मथुरा, अमरावती, वरना आपको लगेगा कि क्या बताते चले जा रहे हैं, है ना। अमरावती, अगर हम बात करें तो गांधार जो शैली थी कुषाण के शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुई। इसको भी कुषाण शासकों के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुई। अमरावती शैली को सातवाहन शासकों के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। गांधार शैली में
जो बुद्ध की प्रतिमाएं बनी उसमें लहराते बालों के साथ बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया। उन्होंने बहुत कम आभूषण धारण किए हैं, योग मुद्रा में बैठे हैं, आधी आंखें बंद हैं जैसे ध्यान में हों, सिर पर जटा है। ठीक है। लेकिन मथुरा शैली में जो बुद्ध की मूर्तियां दिखाई गई उसमें बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रसन्न चित्र दिखाया गया, जो तंग कपड़े पहने हैं, शरीर हिष्ट पुष्ट है, चेहरा और सिर मुड़ा हुआ है। इनकी विभिन्न मुद्राओं और उनका चेहरा विनीत भाव का है, यह दर्शाया गया है मथुरा शैली। अमरावती शैली की बात करें तो इसमें बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनमें बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिया गया। मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन एवं जातक कथाओं की कहानियों को यह अधिक दर्शाता है। तो यह बातें कला थी, 3 कलाएं विकसित हुई और तीनों कलाओं में तमाम निर्माण हुआ। ठीक है। अब हम बात करेंगे साहित्य की। तमाम साहित्य लिखे गए, जैसा कि हमने बताया था मौर्योत्तर काल में तमाम साहित्य लिखे गए, जैसे महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया, चरक संहिता चरक द्वारा, नाट्यशास्त्र भरत द्वारा, सौंदर्यानंद अश्वघोष द्वारा, बुद्धचरित अश्वघोष द्वारा, स्वप्नवास वदत्ता भास द्वारा, गाथा सप्तशती हाल, कातंत्र सर्ववर्मन द्वारा। ठीक है। कातंत्र संस्कृत व्याकरण पर आधारित सर्ववर्मन की रचना है। सातवाहन राजा हाल की रानी मलयवती ने हाल को संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित किया, फलस्वरूप यह किताब उन्होंने लिखी। भास को संस्कृत में प्रथम नाटक लिखने का श्रेय प्राप्त है। इसके अलावा जियोग्राफी यह पुस्तक टालमी के द्वारा लिखी गई 150 ईस्वी में ग्रीक भाषा में। नेचुरल हिस्टोरिका यह प्लिनी के द्वारा लिखी गई 77 ईस्वी में लैटिन भाषा में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यह भी लिखी गई 80 से 115 ईस्वी में। अज्ञात कोई ग्रीक नाविक था उसके द्वारा यूनानी भाषा में, जिसके माध्यम से मौर्योत्तर कालीन व्यापार पर सर्वाधिक प्रकाश डाला गया है। ठीक। अब हम बात करेंगे इसी बात पर मौर्योत्तर कालीन व्यापार के बारे में। चलिए, आर्थिक रूप से इस काल का उज्ज्वल पक्ष है वाणिज्य व्यवहार का विकास एवं उन्नति। इस समय आर्थिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारत का मध्य एशिया एवं पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संघ की स्थापना। कुषाणकालीन भारत में व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में स्वर्ण सिक्कों का नियमित रूप से प्रचलन हुआ। कालांतर में आगे चल के गुप्त शासकों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया और सोने के सिक्के चलवाए। इसके अलावा ईसा की पहली सदी में हिप्पालसक नामक एक ग्रीक नाविक था जो अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवाओं की जानकारी दी, जिससे पश्चिमी एशिया के बंदरगाहों से व्यापार और अधिक आसान हो गया। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च, जिसको हम काली मिर्च कहते हैं, इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम यवन प्रिय पड़ गया। ठीक है। यवनों को बड़ी पसंद आई। रोम की मुद्रा में होने वाली कमी का अनुभव इतना तेज हुआ कि अंत में हार कर रोम को भारत के साथ गोल मिर्च और इस्पात के माल का व्यापार बंद करने का कदम उठाना पड़ गया था। ठीक। तो ये कुछ बातें थी बची कुची। अरिकामेडू में कुछ मृदभांड, रोमन मृदभांड मिले हैं, जिससे पता चलता है हमें व्यापार के बारे में। ठीक है। और अगर हम बात करें पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से भी भारत द्वारा रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली सामानों का पता चला है। नेचुरल हिस्ट्री पिलनी दुख भरे शब्दों में कहता है कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता आ रहा है। इसके अलावा अरिकामेडू में हुई हाल की खुदाई से एक रोमन बस्ती के विषय में जानकारी मिली, जो कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। अब बात करेंगे सिक्कों के बारे में। मौर्योत्तर कालीन सिक्कों, जो कि सोने के सिक्के चले, सोने के सिक्कों को निष्क कहा गया, उन्हें पल कहा गया और स्वर्ण सिक्के भी कहा गया। चांदी के जो सिक्के चले उन्हें शतमान कहलाए और उन्हें द्रह्म भी कहा जाता था। तांबे के जो सिक्के चले उन्हें काकनी कहा गया। ठीक है।
कर्षार्पण चला, यह कई प्रकार की मिश्र धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, रांगा इत्यादि से मिलकर बनता था। सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो कुषाण थे। ठीक है। स्टेटर क्या है? तो इंडो ग्रीक शासकों के स्वर्ण सिक्के हैं 130 ग्रेन का। ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों का। उबाल का क्या है? इंडो ग्रीक शासकों का ये चांदी का सिक्का है, इंडो ग्रीक शासकों का। और ये स्टेटर स्वर्ण सिक्के हैं इंडो ग्रीक शासकों के। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। हिंद यवनों का है, स्वर्ण का है, हिंद यवनों का है, चांदी का है। इसका 11.6 ग्रेन, ठीक, और 130 ग्रेन। कुषाणों के स्वर्ण सिक्के को दीनार भी कहा गया, जिसका वजन 124 ग्रेन था। ठीक है। इसके अलावा भारतीय यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम ऐसे सिक्कों को जारी किया जिसमें शासकों के नाम और आकृति खुदी होती थी। मौर्य काल के अंत तक सिक्कों पर केवल कोई चिन्ह अंकित होता था, शासकों का नाम नहीं होता था, लेकिन मौर्योत्तर काल में ऐसा हुआ। सातवाहनों ने भारी मात्रा में पोटीन, पक्की मिट्टी के भी सिक्के जारी किए। पोटीन यानी पक्की मिट्टी, पक्की मिट्टी के सिक्के जारी किए किन्होंने? सातवाहनों ने। यह भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे मौर्योत्तर कालीन बंदरगाहों की, जिसमें पहले बात तो 2 तट था। एक तट था पश्चिमी तट और एक तट था पूर्वी तट। पश्चिमी तट में भड़ौच, सोपारा था। पूर्वी तट में अरिकामेडु और त्रामलिप्ति। ठीक है। दक्षिण में मालाबार तट पर मुजरिस और तमिल समुद्र तट पर कावेरी पत्तनम या पुहार और अरिकामेडु रोमन व्यवहार के 3 महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। भड़ौच बंदरगाह की बात करें, सभी बंदरगाहों में भड़ौच सबसे महत्वपूर्ण था। इसे भृगुकच्छ भी कहा गया है। यूनानी इसे वेरीगाजा बंदरगाह भी कहते थे। पश्चिमी देशों के साथ अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। बेरिकम बंदरगाह सिंध के मुहाने पर स्थित था। वर्तमान में यह कराची, पाकिस्तान में है। अरिकामेडु बंदरगाह आधुनिक पांडिचेरी में यह बंदरगाह है। यहाँ की सर्वाधिक विशेषता रोमन बस्ती है, जो कि 1945 में खुदाई में मिली। पेरीप्लस पुस्तक में इस बंदरगाह का नाम मिलता है पेडॉक। ठीक। मुजरिस बंदरगाह यह वर्तमान केरल में है और चेर साम्राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। बंदरगाह यह भी चेर वंश का बंदरगाह था। सोपारा बंदरगाह आधुनिक महाराष्ट्र में है। इसके अलावा सिमिलिया बंदरगाह, 2 और बचते हैं, सिमिलिया बंदरगाह और कोरकई बंदरगाह। सिमिलिया बंदरगाह जो है यह एक, इसका प्रसिद्ध नाम है चौल बंदरगाह, महाराष्ट्र में है। कोरकई बंदरगाह ये पांड्य वंश का था प्रमुख। मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में इसको कोल्ची बंदरगाह भी कहा गया है, कोरकई बंदरगाह को। तो यह तो पूरा टॉपिक था आपका मौर्योत्तर काल के बारे में, जिसमें हमने विभिन्न राजवंशों को पढ़ा। ठीक है, कण्व वंश, इसके अलावा सातवाहन वंश, शक वंश, कुषाण वंश और शुंग वंश, इन सबको पढ़ा हमने। अब अगला जो वीडियो आएगा वो गुप्त वंश के बारे में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।